लोग बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्शन प्रोडक्शन किस चीज़ का? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? हमारा फूड है। फूड है क्या? मतलब एनर्जी देगा। मीन्स अमाउंट ऑफ फूड और एनर्जी प्रोड्यूस्ड और ऑब्टेन्ड और स्टोर्ड बाय अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल एट पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर जगह पर, एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में जो फूड प्रोड्यूस्ड हुआ या फूड मिला या फूड को स्टोर किया गया, ये सभी चीज़ अगर जब मिल जाती है तो क्या बनाती हैं? प्रोडक्टिविटी। मीन्स हर एक इकोसिस्टम में जब हम लोग देखते हैं फूड चेन, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, यहाँ पर भी पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक जो हमारा बताता है कि हर एक फूड चेन के पास में अपना अलग अलग कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होंगे, और हर एक ऑर्गेनिज्म या तो फूड बनाएगा या तो फूड को कंज्यूम करेगा। अगर फूड बना रहा है तो उसकी वो प्रोडक्टिविटी है। क्या है? प्रोडक्टिविटी है, उसने प्रोडक्शन किया है। अगर फूड स्टोर हो रहा है तो भी हमारी उसकी क्या है? हमारी स्टोरेज है। अगर हम बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है प्रोडक्टिविटी, तो द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। मीन्स जो बायोमास बनाया गया है उसका क्या रेट, किस हिसाब से बनाया गया, तो ये उसकी क्या कहलाती है? प्रोडक्टिविटी कहलाती है। अब बात करते हैं जो प्रोडक्टिविटी है उसको मेज़र कैसे करते हैं। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो हमने डेफिनेशन देखी है उसी का देखें। हमने क्या देखा? पर्टिकुलर टाइम मीन्स ईयर ले लिया, पर्टिकुलर जगह 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, और कितना प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसको हमने किस में ले लिया? तो ग्राम। तो किसी भी इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन ईयर, कि कितने ग्राम बना, कितने यूनिट एरिया में और कितने टाइम पीरियड में बना, ये उसकी क्या कहलाती है? यूनिट कहलाती है, उस प्रोडक्टिविटी कहलाती है उसकी। अगर हम देखें तो होल बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक पर्टिकुलर टाइम पर कितनी होती है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है? 170 बिलियन टन्स होती है, जो उसका ड्राई वेट है। ड्राई वेट का मतलब क्या होता है? जो वो वेट होता है जब हम लोग ऑक्सीजन को हटा देते हैं या फिर रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस को हटा देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? ड्राई वेट कहलाता है। अगर हम बात करते हैं ओशियन में, तो ओशियन के अंदर 55 बिलियन टन्स जो है वो प्रोडक्शन होता है। और इस ओशियन के अंदर क्यों कम होता है? क्योंकि वहाँ पर लाइट और नाइट्रोजन एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह क्या करते हैं? वर्क करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा? प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जो फूड या एनर्जी बनी उसको बनाया गया या ऑब्टेन्ड किया गया या स्टोर किया गया एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर, एक पर्टिकुलर एरिया में और एक पर्टिकुलर टाइम पर, ये उसकी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? प्रोडक्टिविटी कहलाती है। इसी की दूसरी डेफिनेशन है द रेट ऑफ बायोमास। कितना बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है उसके किस में एक्सप्रेस किया जाता है? ग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन ईयर में मेज़र किया जाता है। हर एक बायोस्फीयर, अगर पूरे बायोस्फीयर में देखें तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है? कितना बनता है? ड्राई वेट के आधार पर हमने देखा 170 बिलियन टन्स बनता है। ओशियन में कितना होता है? तो 55 बिलियन टन्स। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर लाइट और नाइट्रोजन कैसे फैक्टर्स हैं? लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है और किस चीज़ में, और सबसे कम कहाँ होती है। अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में कोरल रीफ में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। कितनी होती है? 2500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब कि एक ईयर में अगर हम एक पर्टिकुलर मीटर स्क्वायर में जाएंगे तो हमको कितना देखने को मिलेगा? 2500 ग्राम्स जो है कोरल रीफ में हमको क्या देखने को मिलती है? प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। सेम इसी अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमको देखने को मिलती है ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ पर लगातार पानी बरसा रहता है और हमेशा एवरग्रीन रहता है। तो वहाँ पर हमको कितनी देखने को मिलती है? 2200 ग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर पर ईयर। रीज़न क्यों? क्योंकि ये वार्म एरिया में पाए जाते हैं, मॉइस्ट में पाए जाते हैं और सनी एरिया में पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं लोएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, लोएस्ट प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो डेजर्ट में आपको पता है डेजर्ट में क्या होता है? स्कार्सिटी ऑफ वाटर होता है, जिसकी वाटर की कमी की वजह से वहाँ पर सबसे कम प्रोडक्शन होता है। कितना होता है? 90 ग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर पर ईयर। देखिए यहाँ पर जो डाटा दे के रखा हुआ है ये आपको डिट्टो वही याद करना पड़ेगा। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ की है, सबसे कम प्रोडक्टिविटी कहाँ की है, ओवरऑल बायोस्फीयर की कितनी प्रोडक्टिविटी है, ओशियन की कितनी प्रोडक्टिविटी है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी।
इस बायोमास, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन इकोलॉजी बोलते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमें प्रोडक्टिविटी को पढ़ना है तो हमने प्रोडक्टिविटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसके बाद सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, उसके बाद कौन सी आती है हमारी? कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। अब बात करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्टिविटी होती है जिसको हम लोग किस लेवल पर देखते हैं? प्रोड्यूसर लेवल पर। मींस प्रोड्यूसर द्वारा कितना अमाउंट ऑफ फूड या एनर्जी प्रोड्यूस किया गया है, ये हमारी क्या कहलाती है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। अब इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम लोग 2 टाइप्स में देखते हैं। सबसे पहला होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल पी और सफिक्स में इसके क्या आ जाता है? जी आ जाता है, या फिर GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। कोई एक प्लांट है, इस प्लांट ने सोलर एनर्जी को क्या किया? ट्रैप किया। सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के बाद में इसको मिल गई कार्बन डाइऑक्साइड और इसको क्या मिल गया? वाटर मिल गया, और इसने कन्वर्ट कर दिया कार्बोहाइड्रेट में, मतलब कि इसमें क्या बना दिया? ग्लूकोज। जो प्लांट के सबसे पहले ग्लूकोज बनाया, ये उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद में जो उसने फूड बनाया है वो उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम लोग एसिमिलेशन नंबर या टोटल एसिमिलेशन के तौर पर लेते हैं। इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में सबसे मेन चीज होती है फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, टेम्परेचर, सनलाइट, रेनफॉल। मतलब कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ये कहीं ना कहीं किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? उस प्लांट के अंदर फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी है, टेम्परेचर कैसा मिल रहा है, सनलाइट कैसी मिल रही है, और वहाँ पर पानी कैसा बरस रहा है। ये सभी चीज़ें जो हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर को क्या करती हैं? कंट्रोल करने का काम करती हैं, या उसके अगेंस्ट फैक्टर वर्क करते हैं। अमाउंट ऑफ CO2, 1 घंटे में 1 ग्राम क्लोरोफिल कितने अमाउंट CO2 को फिक्स्ड कर रहा है, ये भी हमारी प्रोडक्टिविटी पर असर डालता है। हमने आपको ये तो बता दिया कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, लेकिन उस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने या घटाने के काम के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं, और इनमें CO2 को फिक्स करने का काम भी यही चीज़ देखती हैं। अब ग्रॉस के बाद में सेकंड आती है हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखिए पहली ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का वो भी पार्ट था, और ये भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का पार्ट है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P स्मॉल n से, या फिर NPP। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से मतलब जो टोटल बना है, हमने बोल दिया फोटोसिंथेसिस में हमारे पास 150 ग्राम कोई चीज़ बनी है, उससे हम अपना जो यूज़ किया हुआ है, जो रेस्पिरेशन में यूज़ हुआ है एनर्जी, या डिकम्पोजिशन में कोई चीज़ यूज़ हुई है, जब हम लोग इसको निकाल देते हैं तो बचा हुआ जो चीज़ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? नेट एसिमिलेशन बोल सकते हैं, या फिर एपेरेंट फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस से बची हुई क्या चीज़ है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अलग अलग बायोम्स की अलग अलग होती है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, कहाँ से? पोलर से। जब पोलर रीजन से हम कहाँ जाते हैं? इक्वेटर की तरफ। तो पोल से इक्वेटर की तरफ आने पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि सनलाइट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, केवल कहाँ पर छोड़कर? डेजर्ट और वाटर में। अब हम लोग बात करते हैं कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है, और सबसे कम कहाँ होती है? तो डेजर्ट में होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कितनी होती है? अबाउट कितनी होती है? 20 टन पर हेक्टेयर पर ईयर, और यहाँ पर डेजर्ट में कितनी होती है? 1 टन पर हेक्टेयर पर ईयर होती है। तो सबसे मेन चीज़ आपको इसमें क्या याद रखना है कि हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब कि जो टोटल बनाया गया प्रोडक्शन है प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस पर, उस फोटोसिंथेसिस से रेस्पिरेशन में जो खर्च हो गया वो जब निकाल दिया जाता है तो वो हमारा क्या आ जाता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाती है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की। जो हम लोगों ने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बात करी है वो कौन से लेवल पर थी? प्रोड्यूसर लेवल पर। अब जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी ये हमारी किस लेवल पर होगी? कंज्यूमर लेवल पर। तो आपने देखा कंज्यूमर लेवल पर भी हमारी 2 टाइप की होती है। भाई कंज्यूम कर रहा है तो सबसे पहले कोई ना कोई तो कंज्यूम करेगा, तो जो सबसे पहले कंज्यूम करेंगे वो हमारे कौन से होंगे? हार्बीवोर्स हो सकते हैं। हार्बीवोर्स से सबसे पहले कौन कंज्यूम करेगा? कार्निवोर्स करेंगे प्राइमरी। कार्निवोर्स से कौन कंज्यूम करेगा? सेकेंडरी करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो हमारा बनता हुआ चला जाता है। तो सबसे पहले आता है ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है?
अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल एब्जॉर्ब फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। मीन्स हमें नहीं पता कि फूड कहाँ से आया, लेकिन हमको इतना पता है फूड हमने कहीं ना कहीं से लिया है। जो फूड हमने कहीं से लिया है उस फूड से हमको जो एनर्जी, जो एलिमेंट्री कैनाल ने जितना एब्जॉर्व किया है, वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमने 150 ग्राम कोई चीज़ ली है, उसमें हमारी बॉडी ने पूरा का पूरा क्या कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वेस्टेज मटेरियल भी तो होगा। ठीक, तो टोटल इंजेस्टेड फूड जितना लिया है उसमें से हम वेस्टेज को बाहर निकाल देंगे। बचा हुआ कौन एब्जॉर्व कर रहा है, एलिमेंट्री कैनाल, और यही टोटल जो एब्जॉर्व कर रहा है यही हमारी क्या होती है, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। हर एक एनिमल में अलग अलग ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। कैटरपिलर के अंदर 44.5% प्रोडक्टिविटी होती है, जबकि डियर के अंदर कितनी होती है, 70% ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। सेम इसी तरह नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल ने कंज्यूम किया है वो आपको मिल गया। अब आपने अपने अंदर, बॉडी के अंदर कई सारी प्रोसेसेस होती हैं, ठीक, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं। उन मेटाबॉलिक प्रोसेस में आप उसका फूड का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। फूड का यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद में आप क्या करेंगे, उसको आगे लेवल पर ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, रेट ऑफ स्टोरेज एट कंज्यूमर लेवल या रीसिंथेसाइज्ड ऑफ ऑर्गेनिक फूड बाय कंज्यूमर। हमने जो फूड यूज़ किया उसको हमने स्टोर किया, अपने यूज़ करने के बाद में जो हमने स्टोर कर लिया वही हमारी क्या कहलाती है, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। तो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर्स की कितनी होती है, तो अबाउट 10%। 10% में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कार्निवोर्स की, और सबसे कम किसकी होती है, हार्बीवोर्स की होती है। अब हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी की। कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, हमने प्राइमरी पढ़ा, सेकेंडरी पढ़ा, हमने कंज्यूमर भी पढ़ लिए, प्रोड्यूसर्स भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब सभी प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स को जब एक साथ ले आओ, उस टाइम पर क्या बन जाती है, कम्युनिटी बन जाती। तो उस कम्युनिटी में कितना मैटर बना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में कितना मैटर कितने टाइम में और कितनी एरिया में बन रहा है, वो हमारा कहलाता है ग्रॉस कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। और उसमें कितना खर्च हो गया, मीन्स कितना कंजम्पशन हो गया, ये हमारा क्या कहलाता है, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। सभी प्रोडक्टिविटी के लिए कौन कौन से फैक्टर वर्क करते हैं, न्यूट्रिएंट एबिलिटी, मतलब कि कैसा न्यूट्रिशन है, किस तरह के वातावरण में वो रह रहे हैं, एल्टीट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, और डायरेक्शन क्या है। तो ये सभी जो फैक्टर्स होते हैं किसको कंट्रोल करते हैं, प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ फैक्ट्स के ऊपर पढ़ते हैं। फैक्ट्स में हम लोग देखते हैं कि ओमनीवोर्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, कॉकरोच है, आंट है, क्रो है, मैन है, कैट और डॉग, ये सभी किस में आते हैं, ओमनीवोर्स में आते हैं। कोई भी इकोसिस्टम, इसको चलाने के लिए हमेशा और हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मतलब कि लगातार क्या मिलनी चाहिए, सोलर एनर्जी मिलनी चाहिए। सोलर एनर्जी मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद हर एक एलिमेंट में नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। कहाँ पर, मैराइन इकोसिस्टम में। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन ये लिमिटेड होती है कहाँ पर, कोल्ड एरियाज़ या फिर स्मॉल ग्रोइंग पीरियड में कैसी हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। मेजर ऑटोट्रॉफ, सबसे ज़्यादा ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन कौन से होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोफाइट्स, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रूटेड प्लांट्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोफाइट्स। इसके बाद ऑक्सोट्रॉफ्स आ जाते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो एल्गी हो या प्रोटोजोन्स। ये सभी जितनी भी स्पीसीज हैं ये अगर ऑटोट्रॉफिक भी रह सकती हैं और हेटरोट्रॉफिक, तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्सोट्रॉफ्स। दो बेल्ट्स होती हैं इकोसिस्टम में, एक ग्रीन बेल्ट होती है, एक ब्राउन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट का मतलब है सबसे ज़्यादा ऑटोट्रॉफ, मतलब कि लाइट एनर्जी में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो ये हमारी ग्रीन बेल्ट है। और मैक्सिमम हेटरोट्रॉफिक हमको ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा एक्युमुलेशन ऑर्गेनिक मैटर का कहाँ पर होता है, तो हमारा ब्राउन बेल्ट में होता है।